नमस्कार साथियों, आज जो है हम चर्चा करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का ये लेक्चर, जिसमें हम लेसन 4 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। संधारित्र तथा परावैद्युतांक के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए हम इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते हैं। ठीक है, तो बेटा, माँ माँ से बड़ा इस धरती पर, इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए अपनी माँ का सम्मान करें, माँ की भावनाओं को समझें कि माँ तुम्हारे लिए, पिता तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, कितने संघर्ष के बाद तुम्हारा लालन पालन कर रहा है, और तुम हो कि माता पिता के भावनाओं को भी नहीं समझते हो, बस सिर्फ मोबाइल में चिपके पड़े हो, मोबाइल में रील्स बनाने में बिजी हो, रील्स बना रहे हो या रील्स को जो लाइक देख रहे हो। भैया, लाइक देखने और ना देखने से बहुत फर्क पड़ता है। पहले कुछ बन जाइए, फिर लाइक कमेंट बिल्कुल जरूरी है। तो इसलिए भैया जी, आप सभी लोग जो है इस चीज को त्याग दो। त्याग दो का मतलब, यदि त्यागना चाहो तो त्याग सकते हो, अर्थात पूरी तरीके से हम त्यागने की बात नहीं कर रहे हैं कि समय एक फिक्स कर लो कि इतने समय में ये करना है, इतने समय में ये करना है। तो भैया उस शेड्यूल को बना लो और उसके बाद उसको फॉलो करो और पढ़ाई भी कंटिन्यू रखो। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले चालक के बारे में। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग है चालक। क्या परिभाषा होगी? चालक की परिभाषा भैया कॉपी पेन लेकर बैठना, थोड़ा स्पीड में पढ़ाएंगे, नहीं तो सिलेबस कभी खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चालक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए उसे चालक कहते हैं। लिख देते हैं भैया। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या होगा? एग्जाम्पल में हमने बात की तो होगा लोहा, चांदी, कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम, ठीक है, आदि। अब हेडिंग डालते हैं अचालक। ठीक है, अचालक हेडिंग है अचालक। अचालक, ठीक है। अचालक किसे कहते हैं? तो अचालक की परिभाषा क्या होगी? जिसमें विद्युत धारा का, जिसमें वह पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से ना हो या विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, उसे अचालक कहते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? लकड़ी, लोहा, सॉरी, लकड़ी, रबड़ और पत्थर आदि, ये सारे क्या है? अचालक है। तो ये बात क्या, संधारित्र की अवधारणा या धारिता की अवधारणा, धारिता की अभिधारणा, की अभिधारणा, या इसे संधारित्र की अवधारणा भी बोला जाता है। तो होती क्या है, ये जो संधारित्र होता है या धारिता जो होती है, यहाँ संधारित्र भी लिख देते हैं बेटा, संधारित्र। ठीक है, संधारित्र या धारिता बोला जाता है। इसके बारे में अभिधारणा क्या दी गई है इसको समझते हैं। जैसा कि ये कैपेसिटर है, ये क्या है? कैपेसिटर है, मीन्स संधारित्र है। क्या है?
संधारित्र है। ठीक है, अब हमें इस संधारित्र, ठीक है, इस संधारित्र या जो कंडेंसर जिसे बोलते हो अपनी भाषा में पंखे में यूज किया जाता है, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो क्यू होता है वो स्टोर हो जाता है। क्यू के स्टोर होने के कारण इसका वोल्टेज बढ़ा देता है। ये क्या करता है, वोल्टेज बढ़ा देता है। अर्थात पंखा रोटेट तो नहीं करेगा ऐसे डायरेक्टली करने से। डायरेक्टली यदि यार हम तारों को अटैच करेंगे तो उसमें होता क्या है कि जो है पंखा क्या हो जाता है, नहीं चलता है, इसके बिना पंखा नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, तो इसका काम मेनली जो होता है वो काम होता है ये आवेश को लेकर वोल्टेज को बढ़ा देता है। यदि आवेश अधिक इसके अंदर, चूंकि आवेश स्टोर हो जाता है, आवेश जो है इसके अंदर एकत्रित हो जाता है। जब आवेश एकत्रित होता है तो विभव में, जब बहुत सारा आवेश एकत्रित हो जाता है तो विभव भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात कभी कभी देखा होगा पंखा यदि यार नहीं चलता होता, पंखा यदि यार पंखा किस प्रकार से कोई कोई चलाता है, उसमें जो है डंडे डंडे के द्वारा उसको चलाते हैं, फिर चलने लगता है। पहले शुरू में भों आवाज करता है, हो भों, फिर इसके बाद जब डंडे से हिलाया जाता है तो वो पंखा चलने लगता है। क्यों, क्योंकि अंदर यानी उसके उस पंखे में नहीं प्रॉब्लम है, पंखे के कैपेसिटर यानी जो है कंडेंसर में प्रॉब्लम है। इस कारण से कंडेंसर को बदल दीजिए, पंखा वैसे अपने आप चलने लगेगा। तो ऐसा होता है, यानी कंडेंसर में प्रॉब्लम आ जाती है, इसके अंदर अच्छे से आवेश नहीं एकत्रित हो पाता, जिस कारण से वोल्टेज जो है ये वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। इससे इसके द्वारा हमें वोल्टेज अधिक प्राप्त होता है। इसके अलावा इसका यूज यदि घर घर में उपयोग करेंगे, ठीक है, बड़ा कोई कैपेसिटर लगा देंगे तो उसके द्वारा हमारा जो बिजली बिल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उपयोग करना बहुत अत्यधिक लाभदायक है पंखे में। अब इसके अलावा पंखे में देखा होगा कभी कभी जो है कंडेंसर लगा दिए जाते हैं। दो कंडेंसर लगाने से स्पीड बहुत तेज हो जाती है। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि यदि 3 लगा दे, भैया किसी भी चीज की एक सीमा होती है, ठीक है, उस सीमा को यदि पार करोगे तो तुम्हारा पंखा जल जाएगा। तो भैया एक निश्चित सीमा होती है, यहाँ पर कंडेंसर 2 लगाने से कोई जो है बाहुबली नहीं बन जाएगा तुम्हारा पंखा। बट जो है तुम इसमें क्या कर सकते हो, एक कंडेंसर ले आओ नया और उसको डाल दो, 2-2 3-3 डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे तुम्हारा पंखा खराब हो सकता है। तो इसलिए भैया एक कंडेंसर का यूज कीजिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आवेश यदि एकत्रित होता है तो उसका वोल्टेज बढ़ जाता है। अब वोल्टेज जब बढ़ेगा तो उसी के कारण जो है हमारे संधारित्र की धारिता का फार्मूला सत्यापित होगा। अर्थात हम समझते हैं, ध्यान से समझना, यदि वोल्टेज हमारा बढ़ गया तो पंखा चलने लगेगा। तो भैया मेन वो होता है, क्योंकि पंखे को बहुत अत्यधिक घूमने के लिए, उसको रोटेट करने के लिए बहुत अत्यधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो इसी के द्वारा वोल्टेज का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले यदि धारिता की परिभाषा या संधारित्र की परिभाषा को परिभाषित करें, यह एक ऐसा यंत्र है या एक ऐसा माध्यम है या एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा आवेश को एकत्रित करके, ठीक है, यदि आवेश में वृद्धि होगी, यदि आवेश में वृद्धि होगी तो उसके वोल्टेज में भी वृद्धि होगी। इसी को हम क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। यानी एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा आवेश को एकत्रित किया जाता है और वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है, वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है, संधारित्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। ये भाषा क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? एक ऐसी युक्ति जिसमें आवेश को एकत्रित किया जाता है, आवेश को एकत्रित करने के फलस्वरूप उसे वैद्युत विभव में कन्वर्ट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, संधारित्र की अभिधारणा या संधारित्र कहते हैं या धारिता कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? अब देखो ध्यान देना, ये बेटा लिख लेना, कॉपी पेन लेकर बैठना। अब देखो यदि यार यहां से हम यदि और Q बराबर यहाँ ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, यानी कांस्टेंट C जुड़ेगा। तो यदि C की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V हो जाएगा। अर्थात तो दूसरी परिभाषा, यदि यार संधारित्र की परिभाषा को परिभाषित करना चाहते हो तो परिभाषित कर सकते हो। क्या परिभाषित
सिद्ध कर सकते हो। में यदि किसी चालक में आवेश तथा विभव के अनुपात को संधारित्र कहते हैं, या किसी चालक का विभव उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा के अनुपात को संधारित्र कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी संधारित्र की परिभाषा को परिभाषित कर सकते हैं। तो परिभाषा ये परिभाषित हो गई। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसका मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक, तो संधारित्र का जो मात्रक होता है वो फैरड होता है। क्या होता है बेटा? फैरड होता है। फैरड को एफ से डिनोट किया जाता है। किससे? एफ से डिनोट किया जाता है। अब ये देखो, जो फैरड होता है ये बहुत बड़ा यूनिट होता है, बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं इन कैपेसिटरों में, वो माइक्रो फैरड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? माइक्रो फैरड, यानी छोटे छोटे यंत्रों के लिए, छोटे यंत्रों के लिए, यंत्रों का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? माइक्रो फैरड होगा। क्या होगा? माइक्रो फैरड होगा, म्यूसी होगा। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम यहाँ पर मात्रक, पहला मात्रक तो फैरड होगा। इसके बाद मात्रक यदि दूसरा निकाले तो आवेश का मात्रक कूलाम और इसका मात्रक वोल्टेज। तो दूसरा मात्रक होगा कूलाम बटे वोल्ट। क्या होगा? तो दूसरा मात्रक होगा कूलाम बटे वोल्ट। क्या होगा? कूलाम बटे वोल्ट होगा दूसरा मात्रक। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? अब हम बात करते हैं इसका छोटा मात्रक, तो ये माइक्रोफैरड होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसका विमी सूत्र। क्या? विमी न करके छोटे मात्रकों का इस यहाँ न करके हम विमी सूत्र करते हैं यहाँ पर। ठीक है, विमी सूत्र यहाँ निकालते हैं, विमी सूत्र। ठीक है, विमी सूत्र भैया चूंकि हमें पता है कि हम जो है निकालना सबसे पहले किसका है, तो इस फार्मूले के आवेश, तो किसका? Q अपान Q, आवेश। आवेश का तुमने पढ़ा होगा बेटा, क्या होता है? आई ए। क्यों? क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा था Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी। ठीक है, तो यहाँ पर आई टी, ध्यान देना। यहाँ पर हम मात्रक निकालते हैं, तो सबसे पहले किसका मात्रक निकालना है? क्योंकि हमें पता है आवेश Q बराबर आई टी होता है कि नहीं होता? तो आई का एम्पियर, टी का टी होता है, तो ए टी हो जाएगा। हमने ऊपर वाले का निकाल लिया। अब नीचे आवेश का V का निकालते हैं, तो V का निकालने के लिए हमें पता होता है V बराबर W अपान Q। ठीक है, W अपान Q, क्योंकि हमें पता है कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है बटे Q। अब देखो ध्यान देना, बल का क्या होता है? विमी सूत्र। तो बल का विमी सूत्र हमें पता है F बराबर ma होता है फार्मूला। M का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा किसका निकला? इसको हम यदि स्पष्ट रूप से लिखना चाहें तो किलोग्राम को m लिख सकते हैं मास, और इसको L लिख सकते हैं, और इसको जो लिख सकते हैं t के घाते -2 लिख सकते हैं। अरे इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस का 2 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर बल की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ml की पावर -2। ठीक, और विस्थापन का होता है L, विस्थापन का L लिख दिया। अपान आवेश का क्या होता है? तो आवेश का अभी बताया है, क्या होता है? आई टी, अभी निकाला है ए टी। क्या होगा? ए टी होगा। इसका हम लिख दिया ए टी। ठीक, अब देखो ध्यान देना, ये हमारा कार्य और दोनों का निकल आया, तो हम इसको लिख लेते हैं। कितना भैया? इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पर, समझा देते हैं। एम एल टी के पावर -2, और यहाँ पर ये ध्यान ध्यान दो बेटा, ये जो है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अभी रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम एल टी के पावर -2। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो एल 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 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका हमारा, अब इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा बटे, हम लिख देते हैं वैसे 80। ठीक है, ध्यान देना भैया, ध्यान दो, यहाँ पर इसके बटे में, चूंकि ये हमने आवेश के निकाला A, और बटे V का मान हमने ये दो निकाले, तो इसके बटे में हमने सपोज 1 किया, समझ ना, इसके बटे में 1 किया, तो अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, तो करा देते हैं, तो क्या निकलेगा? AT। ये दोनों
क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। ठीक, अब देखो ध्यान देना भैया, इन सबको ऊपर ले जाओ, कहाँ ऊपर, ये हो गया, ये क्या हो गया, ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ तो m के घाते -1, चूंकि एक छिपा हुआ है, l को ऊपर ले जाएंगे, l के घाते -2 हो जाएगा। टी को ऊपर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, टी के घाते 2। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम इसे सीरियल से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, m के पावर -1, l देखो यहाँ पर l कितने हैं, 2 ही हैं, l के घाते -2 है। t देखो यहाँ पर 4 हो जाएंगे, 2 2, यानी घात में कितने हैं, गुणा में घाती जुड़ती हैं, तो 4 हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा विमीय सूत्र निकल। भैया थोड़ा विमीय सूत्र निकालना थोड़ा कठिन है, बट प्रैक्टिस करोगे तो विमीय सूत्र कठिन नहीं है। तो इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद रफ कर देते हैं। ठीक है, तो इतना नोट करो भैया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, विमीय सूत्र निकाल दिया, आपको छोटे मात्रकों की बात करते हैं। धारिता के मात्रक। ठीक है, धारिता के छोटे मात्रक की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोफैरड की। किसकी, माइक्रोफैरड। ठीक है, एक माइक्रोफैरड जिसे शॉर्ट में म्यू एफ लिखा जाता है, ये होता है 10 की पावर में 6 फैरड होता है, 6 फैरड होता है। एक पीको फैरड, एक पीको फैरड, एक पीको फैरड जिसे पी एफ से डिनोट किया जाता है, ये होता है 10 के पावर में 12 फैरड। ठीक है, ये होते हैं छोटे मात्रक। किसके, ये होते हैं धारिता के छोटे मात्रक। तो इनके बारे में समझ में आई। कभी कभी ऐसा भी दे देता है, एक माइक्रो एक माइक्रो माइक्रो एक माइक्रो माइक्रो फैरड, एक माइक्रो माइक्रो फैरड। तो क्या होगा, एक माइक्रो फैरड इक्वल टू कितना होता है, 10 के पावर माइनस 12 फैरड, 10 के पावर माइनस 12 फैरड। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से भी एग्जाम में दे देता है, तो कंफ्यूजन हमें नहीं होना है। माइक्रो माइक्रो को मतलब यानी 10 के घाते माइनस 6, 10 के घाते माइनस 6 दो बार लिख देंगे तो 10 के घाते माइनस 12 हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, इसको भी भैया नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं विलगित गोली चालक की धारिता। विलगित, इसको रब कर दे, विलगित गोली चालक की धारिता। क्या भैया, अगली हेडिंग है विलगित गोली चालक की धारिता। इसकी विलगित विलगित गोली गोली चालक की धारिता इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। विलगित गोली चालक की धारिता क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं कि ऐसा कोई पृष्ठ, ऐसा कोई गोला जिस पर एक कोई एकांक आवेश उपस्थित हो और इस पर जो वैद्युत बल रेखाएं हो वो सभी जगह पर समान रूप से वितरित हों। क्या, सभी जगह पर समान रूप से वितरित हों। ठीक है, ये हमने माना गोले का केंद्र बिंदु O है। ठीक है, अब इस पर यानी क्या होगा, विलगित गोली चालक की धारिता, अर्थात एक कोई ऐसा गोली पृष्ठ जिसके केंद्र भाग में कोई आवेश उपस्थित हो और इस पर आवेश जो होगा, इस पर जो बल रेखाएं होंगी या जो आवेश होगा वो सभी जगह पर समान रूप से वितरित होगा। अर्थात अब इसे ही कहते हैं विलगित गोली चालक की धारिता। अर्थात विलगित गोली चालक की धारिता क्या होगी, एक ऐसा गोली कोष जहां पर विभव का मान समान हो, सभी जगह पर समान हो, विलगित गोली चालक की धारिता कहलाता है। अर्थात यदि हम बात करें इसका रेडियस कितना होगा, तो रेडियस इसका होगा r। ठीक है,
रेडियस कितना होगा, आर होगा। अब कुछ किताबों में यहाँ पर ए का यूज किया गया है, तो ए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ए यूज कर सकते हो भैया, ए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अर्थात इसका जो रेडियस होगा यानी त्रिज्या होगी वो ए होगी, ठीक है। तो अब चूंकि हम जानते हैं कि माना, ध्यान देना इसकी थ्योरी, माना कोई गोली कोष का केंद्र बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इस गोले पर समान रूप से वैद्युत बल रेखाएं समान रूप से वितरित हो जाती हैं, जिसका केंद्र बिंदु O से ऐसे मान लेते हैं, केंद्र बिंदु O से a मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखो ध्यान देना, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब चूंकि हमें पता है कि केंद्र बिंदु O से केंद्र बिंदु O से a मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु P है, जहां पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 Q अपान कितना होगा इसका, A है, ठीक है। इसको हमने डाल दिया समीकरण 1। अब चूंकि हमें पता है कि धारिता के लिए फार्मूला क्या होता है, चूंकि धारिता C बराबर Q अपान V, ठीक है, C बराबर Q अपान V। अब देखो ध्यान देना भैया, यदि अगर हम समीकरण 1 से इसमें V का मान रख दें, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 में 1 से समीकरण 2 में V का मान रखने पर तो रख देते हैं भैया। तो यहाँ पर रखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C बराबर Q अपान V, V की वैल्यू कितनी है, तो 1/4πε0, ठीक है, कितनी है 1/4πε0, ठीक है। और क्या है Q अपान A, ये दी हुई कि नहीं दी हुई है। अब देखो ध्यान देना भैया, यदि अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका गुणा करा दे, तो गुणा कराने में C बराबर क्या हो जाएगा Q, क्योंकि इसके बटे में हमने 1 मान लिया, मध्य बाय का गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का गुणा Q के साथ में कराएंगे, तो यहाँ पर Q हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना 4πε0A, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो फार्मूला बना C बराबर 4πε0A। तो ये हमारा फार्मूला सत्यापित हो गया। इतनी बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, यहां तक बात सबको क्लियर हुई तो बोलो हाँ। इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, इतना नोट कर लो, इसके बाद हम रफ करते हैं, आगे चलते हैं। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। किसे, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, इसको रफ कर देते हैं भैया, ठीक है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो भैया हमें पता है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात की जाती है। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, चूंकि हमें पता है कि जो फार्मूला होता है W बराबर Q अपान V होता है, V बराबर W अपान Q होता है ना। जो V होता है, ठीक है, ध्यान देना, मल्टीप्लाई करा देते हैं इन दोनों का, तो W बराबर क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा, VQ। जो कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ठीक है। तो अभी समझते हैं, यदि किसी आवेश को, ध्यान देना, पहले हम हेडिंग डाल देते हैं, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, क्या, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात की जाती है। माना कोई आवेश है, माना अनंत से किसी बिंदु आवेश को किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, जो किया गया कार्य होता है वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। फिर से समझते हैं, यदि कोई आवेश कहीं अनंत पर रखा हुआ है, सपोज करते हैं यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है, हमें लाना यहाँ पर है, तो अनंत से किसी आवेश को
किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, या कुल कार्य को, जो कुल कार्य होगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई? ठीक है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा के रूप में कब आवेश संचित होगा? जब किसी आवेश को, अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में, ये कोई बिंदु है, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात जब यहां से यहां तक आवेश को लाएंगे, जब आवेश पहुंच गया, उसके बाद यहाँ पर आवेश एकत्रित हो जाएगा यानी जमा हो जाएगा, तो संचित यानी जो कार्य जो संचित होगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? ये बात सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो, यदि यार हम आवेश को अनंत से लाए हैं तो उसका जो आवेश, प्रारंभिक आवेश होगा, यानी प्रारंभ में जो आवेश होगा वो तो ठीक है, प्रारंभिक आवेश जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि प्रारंभिक आवेश क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि पहले जो आवेश यहाँ पर स्थिर था, जब स्थिर होता है कोई भी जो है आवेश, क्योंकि हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में, क्योंकि हमें पता है V बराबर क्या होता है? W/Q। ध्यान देना, यदि और इस पर आवेश स्थिर है, समझना, तो विभव भी क्या हो जाएगा? बट मतलब यानी Q का मान यदि 0 कर देंगे तो V का मान भी 0 हो जाएगा। अर्थात जो प्रारंभिक आवेश था वो 0 था, 0 था, इस कारण से प्रारंभिक आवेश क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका यदि यार +Q आवेश देने के समय में क्या लिख देते हैं? +Q आवेश देने के समय औसत विभव, औसत विभव क्या होगा? V0 + V/2, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनल कितने हैं? 2 हैं, इस कारण से 2 का भाग करा दिया, तो इसका क्या निकल के आएगा? V/2 हो जाएगा। V/, यानी औसत वेग जो होगा, औसत विभव जो होगा वो क्या हो जाएगा? V/2 हो जाएगा। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई है ना? कितनी बात क्लियर हुई? अब देखो, +Q आवेश के द्वारा किया गया कुल कार्य, क्या? +Q आवेश के द्वारा, क्योंकि हमने बताया था इस प्रकार का कोई आवेश था, इसको इस बिंदु तक लाने में, यहाँ पर कोई आवेश था और इसको इस बिंदु तक लाने में, बिंदु B तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा, बिंदु B तक जो भी कार्य करना पड़ेगा, उस +Q आवेश के कारण, क्या? +Q आवेश के कारण किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर हमें पता है, क्योंकि हमने अभी बताया है, कार्य बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ यदि मल्टीप्लाई VQ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? VQ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? VQ हो जाएगा। समझना बिल्कुल ध्यान से, यहाँ V की वैल्यू कितनी है? तो इतनी है, तो W बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? W बराबर 1/2 और VQ क्या हो जाएगा? VQ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? अर्थात V की जो वैल्यू हुई, परिणामी वैल्यू हुई, तो V/2 है। ठीक है, तो इतनी बात सबको क्लियर हुई? या इसे क्या लिख सकते हैं? W बराबर ½QV, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य होगा, कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में से, कार्य स्थितिज, ठीक है, किसमें? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में संचित में मतलब इकट्ठा हो जाएगा, संचित हो जाएगा, तब W बराबर U, तो यहाँ पर U बराबर क्या हो जाएगा? ½ QV, ये हो गया पहली कंडीशन। ठीक है,
पहली कंडीशन ये हो गई। अब इसके अलावा एक फार्मूला हमें पता है, क्योंकि अभी पढ़ा है, धारिता बराबर सी बराबर क्या होता है, धारिता सी बराबर अभी पढ़ा है। तो चूंकि हमने पढ़ा था जो है Q बराबर क्या पढ़ा था, Q इज प्रोपोर्शनल V, जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतने विभव बढ़ेगा। तो यहाँ पर यदि यार हमने कांस्टेंट यहाँ पर माना था Q बराबर CV था, तो C बराबर क्या होगा Q अपान V। तो यहाँ पर रख देते हैं, ध्यान देना, यहाँ पर चूंकि हमें पता है C बराबर Q अपान V, सॉरी V। अब यदि यार हम यहाँ पर V की वैल्यू समझना, V की वैल्यू निकालना, यदि यार हमें क्या निकालना है, इसमें रखना है समीकरण में, तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले Q का मान निकाल लेते हैं। तो Q का मान निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, Q का मान निकालें तो यहाँ से क्या निकलेगा, CV हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर U बराबर Q की जगह पर रखो हाफ C की जगह पर Q की जगह पर हम CV रख देते हैं, इंटू V उपस्थित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये पहला दो सत्यापित हो गए। इसके बाद इसी फार्मूले से, यानी धारिता क्या, धारिता C बराबर Q अपान V। तो यदि यार हमें यहाँ से V की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर ये बटे में आ जाएगा, अर्थात इसका इसके साथ में गुणा होगा, अर्थात CV बराबर Q हो जाएगा, तो V बराबर Q अपान C हो जाएगा। अब यहाँ पर रखो U इज इक्वल टू हाफ Q वैसे लिखा रहेगा, और इसकी जगह पर रखेंगे V की जगह पर Q अपान C, तो यहाँ पर U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ Q स्क्वायर C, ठीक है। तो इस प्रकार से सत्यापित हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यदि क्लियर हुआ है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इस यानी थोड़ा स्पीड में हुआ तो स्पीड में ही होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।